वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या नारंग। मैं पीजी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में एनएससी जीएमसी खंडवा से, जो कि एमपी में है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूरा के बारे में। तो प्लूरा एक सीरस मेम्ब्रेन है। मतलब क्या होता है कि सीरस मतलब एक वाटरी फ्लूइड ये सिक्रेट कर सकता है। इसकी लाइनिंग है मेसोथेलियम की, और ये अरेंज होता है एज अ क्लोज इन्वेजिनेटेड सैक का। जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा हैंड है वो एक लंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बाहर का जो बलूनिक कैविटी है वो हमारे प्लूरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा पेराइटल प्लूरा है और हमारा विसरल प्लूरा है, मतलब जो हमारे दो लेयर ऑफ प्लूरा है वो कॉन्टिन्यूअस है, और जो ये हमारा हाथ है वो हाइलम ऑफ लंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे दो प्लूरा के दो लेयर्स होते हैं, विसरल और पेराइटल। विसरल हमें विसरा नाम से समझ आता है कि ये लंग से अटैच्ड होगा, और पेराइटल हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर ये विसरा से अटैच है तो वो पेरीफ्री पे होगा, इससे हमें याद रखने में आसानी होगी। तो जो पेराइटल है वो हमारे थोरेसिक केज से अडहेरेंट होता है, और जगह के नाम पे कि मतलब जिस एरिया पे ये पेराइटल प्लूरा प्रेजेंट है उसके नाम पे ये इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जो पेराइटल प्लूरा नेक पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। जो हमारे रिब्स और वर्टिब्रा के अराउंड प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे कोस्ट वर्टिब्रल प्लूरा। और जो हमारे मीडियस्टम यानी स्पेस बिटवीन टू लंग्स के वहां प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे मीडियास्टिनल प्लूरा। और जो हमारे डायफ्राम में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा के चार भाग हैं। विसरल प्लूरा एक कॉन्टिन्यूस लेयर है पेराइटल प्लूरा की, और इसको हमने किसी भी नाम से ऐसे डिवाइड नहीं किया है, इसे सिर्फ हमने विसरल प्लूरा ही बुलाया है। और इन दोनों की जो बीच की स्पेस है उसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो अब विसरल और पेराइटल में डिफरेंस क्या होता है? विसरल का जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से हुआ था, और पेराइटल का है सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। अब अगर हमें ये नहीं भी याद रहे कि कहाँ से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, पर उसके बिना भी हम ये याद रख सकते हैं कि किसकी नर्व, ब्लड और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या रही होगी। क्योंकि जो विसरल है वो हमारा लंग से अटैच्ड है, तो जो भी स्ट्रक्चर्स लंग को सप्लाई करेंगे वो हमारे विसरल लेयर को भी सप्लाई करेंगे, और जो भी स्ट्रक्चर हमारे थोरेसिक केज को सप्लाई करेंगे वो हमारे पेराइटल लेयर को भी सप्लाई करेंगे। तो विसरल में आता है हमारा कि जो नर्व सप्लाई है वो है सिंपैथेटिक नर्व्स T2 to T5 गैंग्लिया, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वेगस नर्व, क्योंकि हमारे लंग को ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई मिलेगी। और ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई में हमको ये पता है कि पेन सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी, जबकि हमारा पेराइटल लेयर को थोरेसिक नर्व और फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेंगे जो कि पेन के लिए सेंसिटिव होंगे। और जो वो पेन है इन केस ऑफ एनी डैमेज और समथिंग, तो जो पेन है वो रेफर्ड पेन भी हो सकता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फ्रेनिक नर्व। तो अब इससे हमें समझ आया कि विसरल पेन सेंसिटिव नहीं है, पेराइटल हमारी पेन सेंसिटिव है। अब जो लंग को ब्लड सप्लाई वो क्या है? ब्रोंकियल वेसल। तो विसरल को भी क्या होगी? ब्रोंकियल वेसल। अब थोरेसिक केज को क्या सप्लाई है? इंटरकोस्टल वेसल और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल। तो हमारे पेराइटल लेयर को भी क्या सप्लाई होगी? इंटरकोस्टल और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल। लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ भी सेम है। विसरल का है ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड, और पेराइटल का इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। अब हमारा जो पेराइटल प्लूरा है वो थिकर होता है एज कम्पेयर टू द विसरल प्लूरा, और इसके चार रीजन है: कोस्टोवर्टिब्रल, डायफ्रामेटिक, मीडियस्टिनल और सर्वाइकल, डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। नेक तो सर्वाइकल, कोस्टल कार्टिलेज वर्टिब्रा तो कोस्टोवर्टिब्रल, डायफ्राम तो डायफ्रामेटिक, मीडियस्टिनम तो मीडियस्टिनल। अब सबसे पहले बात करेंगे कोस्टोवर्टिब्रल के बारे में। तो ये इनर सरफेस ऑफ थोरेसिक वॉल और वर्टिब्रल बॉडी पे लाई करता है। तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं? स्टर्नम, रिब्स, ट्रांसवर्स थोरेसिस, इंटरकोस्टल मसल और साइड्स ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर येलो में है सर्वाइकल प्लूरा, ब्लू में है कोस्टल प्लूरा, ग्रीन में है हमारा डायफ्रामेटिक पार्ट, और मीडियल सरफेस पे हमारा मीडियस्टिनल पार्ट। तो इस सेम विद दिस इमेज हमको वही समझ आ रहा है। तो अब इसमें क्या है? फर्स्ट रिब हमें दिख रही है। फर्स्ट रिब के जो ऊपर का पार्ट है ना, वो हमारा सर्वाइकल प्लूरा होता है। तो इनर
इनर जो बॉर्डर है उधर से हमारा सर्वाइकल फ्लोरा स्टार्ट होता है। तो उससे हमें ये समझ आता है कि सर्वाइकल फ्लोरा नेक में एक्सटेंड करेगा। अब हम बात कर रहे थे कोस्टल पार्ट की। तो अब एक्सटर्नल जो फ्लोरा है ना, एक एंडोथोरेसिक फेशिया होता है। अब एंडोथोरेसिक फेशिया क्या है? एक थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये अब्डोमेन में भी हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अब क्या होता है कि स्टर्नम के पीछे से ये हमारा जो लेयर है कोस्टोवर्टिब्रल पार्ट का ऑफ पैराइटल फ्लोरस चालू होता है। अब हमें ये पता है कि आगे क्या स्ट्रक्चर हो, स्टर्नम। तो ये स्टर्नम के पीछे से चालू हुआ, स्टर्नम के पीछे से चालू हुआ, फिर ये कवर करेगा रिब्स को, कॉस्टल कार्ट मतलब स्टर्नम, कॉस्टल कार्टिलेज, रिब, फिर ये बैक में जाएगा और वर्टिब्रा के साइड में वहां जाएगा और वहां पे वो कंटिन्यू हो जाएगा मीडियस्टर्नल फ्लोरा के साथ। और आगे की तरफ भी स्टर्नम के जो स्टर्नम से जो मीडियल लाइन जा रही है वहां पे वो मीडियास्टिनल फ्लोरा आगे कोस्टल में कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब मीडियल सरफेस पे हमारा मीडियास्टिनल है और एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस पे हमारा जो है कोस्टोवर्टिब्रल है। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट का नोच प्रेजेंट है, कार्डियक नोच, जो कि राइट साइड में नहीं है। तो राइट साइड वाला बिल्कुल हमारा वर्टिकल होगा, जबकि लेफ्ट साइड वाला हमारा 6th रिब पे थोड़ा 3 to 5 सेंटीमीटर लेटरल जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नोच और पेरिकार्डियक ट्रायंगल, जैसा हम अब इस इमेज में देख सकते हैं। तो जो बी इमेज है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम है। तो अब इसके हम जो देखेंगे, जो राइट वाला हमको लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला हमको राइट में दिखेगा। तो हमको ये दिख रहा है कि जो हमारा लेफ्ट राइट साइड में है वो बिल्कुल स्टर्नम के एंड तक जा रहा है, जबकि हमारा जो लेफ्ट साइड वाला है 4th रिब तक वो वहीं रहेगा। 6th रिब पे वो 3 to 5 सेंटीमीटर लेटरल चला जाएगा। 4th रिब तक दोनों कंटिन्यूस रहते हैं, पर उसके बाद क्या होता है कि 6th रिब पे वो 3 to 5 लेटरल जाता है कार्डियक नोच के प्रेजेंट में। तो इससे हमें ये पूरा देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि ये तो हुआ एंटीरियरली बात। लेटरल हमारा फिर आ गया कि इंटरनल सरफेस ऑफ कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स आ गया, ठीक है, ट्रांसवर्स थोरैसिक मसल और इंटरकोस्टल मसल आ गया। पोस्टीरियरली क्या होता है, ये सिंपैथेटिक ट्रंक, गैंग्लिया और स्प्लैंक्निक ब्रांचेस के ऊपर से जाता है, पास करता है ऊपर, वहां से जाता है ये वर्टिब्रल बॉडी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेटरल में, वहां पे ये मिडिस्टल प्लूरा से कंटिन्यू हो जाता है। सुपीरियरली फर्स्ट रिब से सुपीरियर इसके वहां पे सर्वाइकल प्लूरा है, इंफीरियरली डायफ्रामेटिक प्लूरा है। अब जो लाइन जहाँ पे ये कंटिन्यू हो रहा है डायफ्रामेटिक प्लूरा के साथ, वो राइट साइड पे अलग है, लेफ्ट साइड पे अलग है, बिकॉज कार्डियक नोच लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसलिए लाइन जो है लैंडमार्क्स अलग हो जाते हैं। तो राइट साइड पे क्या होता है कि हम जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि जो एंटीरियर सरफेस है, कि हमको ये याद रखना है 7, 8, 10 और 12। एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि राइट साइड की बात करेंगे तो 7 से ये लेटरल मूव करने लगता है, 8 पे ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है, 10 पे ये मिड एक्सिलरी लाइन पे होता है और 12 पे ये पोस्टीरियर चला जाता है। तो इससे हमको उसका रिब की बात कर रहे हैं हम, लैंडमार्क पता चलता है। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है, क्योंकि ये 6th रिब पे 3 to 5 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, तो पहला यहाँ पे 6th रिब पे होता है, फिर वही सेम रहता है 7th रिब, फिर जो 8th रिब है मिड क्लेविकुलर लाइन, 10th रिब जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन और 12th रिब पोस्टीरियरली एट द लेटरल साइड ऑफ वर्टिब्रा। अब सुपीरियरली क्या होता है, सर्वाइकल प्लूरा, इंफीरियरली डायफ्रामेटिक प्लूरा। डायफ्रामेटिक प्लूरा की हमने अभी बात कर ली, ठीक है। अब नियोनेट और यंग चिल्ड्रन में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी डायफ्राम है वो लोअर और फ्लैटर होता है। तो जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब जहां पे वो मुड़ के डायफ्रामेटिक प्लूरा में कंटिन्यू होगा, वो थोड़ा एंगल कम हो जाता है। अब हमको एक चीज ये पता चली कि
ये थोरेसिक कैविटी के अंदर है। अब 3 जगह ऐसी है या जहाँ पे ये थोड़ा क्या है, बाहर भी आ रहा है, डिसेंड मतलब नीचे कर रहा है, जैसे कि राइट जीफिकोस्टल एंगल, जीफिकोस्टल मतलब जिफॉइड और रिब के बीच में, फिर राइट और लेफ्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पैराइटल प्लूरा थोड़ा नीचे डिसेंड करता है, तो यहाँ पे रिसेसेस होते हैं, मतलब खाली जगह। और इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी 12th रिब है उसके अपर पोल पे किडनीज प्रेजेंट है, तो नेफ्रेक्टमी के में क्या होता है कि यहाँ पे प्लूरा डैमेज हो सकती है। फिर आया डायफ्रामेटिक पार्ट। अब डायफ्रामेटिक पार्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डायफ्राम को, सुपीरियर पार्ट को कवर करेगा। अब यहाँ पे ये डायफ्राम से टाइटली अटैच्ड होता है फ्रेनिको प्लूरल फेशिया से। फ्रेनिको मतलब डायफ्राम, प्लूरल मतलब प्लूरा, तो उन दोनों को अटैच करने वाला फ्रेनिको प्लूरल फेशिया। अब यहाँ से तो डायफ्रामेटिक जो प्लूरा है पेरिफेरी ऑफ कोस्टल प्लूरा से अटैच्ड होता है, मीडियली वो मीडियास्टिनल प्लूरा से कॉन्टिन्यूस होता है, और इसमें अब 2 खाली जगह होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड में जो हमारा जगहें हैं, मतलब क्या है, कोस्टल मार्जिन है, वहां पे खाली जगह प्रेजेंट होती है, और जहाँ हमारा कार्डियक नोच है वहां भी खाली जगह प्रेजेंट होती है। उस खाली जगह को हम बोलते हैं रीसेस। तो इधर जो है हमारा होता है कोस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस, इधर मतलब कि जो साइड में है, और मिडल में जो है वो है मीडियास्टिनल रीसेस। तो ये जो है स्पेसेस होते हैं कि जब लंग को ज्यादा एक्सपैंड करना है तो उधर तो इन स्पेसेस में लंग जाएगा। अब इस हम इमेज में हम देख सकते हैं कि जो ए इमेज में क्या है, जो मिडल वाला पार्ट है वो मीडियास्टिनल पार्ट है, तो इसके जो अराउंड जो भी प्लूरा है वो मीडियास्टिनल प्लूरा होगी। बी में हम एक सजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं, तो बी में हम एक कोरोनल सेक्शन देख रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मीडियस्टम है, कोस्टोवर्टिब्रल हमारा प्लूरा है, सर्वाइकल प्लूरा है, और कोस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस हमने दोनों साइड में दिखता है। फिर सर्वाइकल पार्ट की बात करते हैं। सर्वाइकल नाम से हमें समझ आता है कि नेक में एक्सटेंड करेगा, तो नेक में ये कहाँ एक्सटेंड करेगा, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से, या और बॉडी ऑफ C7 से 5 सेंटीमीटर ऊपर, और मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, और ये अपेक्स ऑफ लंग को कवर करेगा। अब इसकी जो एंडोथोरेसिक फेशिया है थोड़ा थिकंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिप्सन फेशिया, और ये अटैच होता है इंटरनल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। तो हमको इससे क्या समझ आता है कि जो हमारा लंग का जो अपर पार्ट है वो C7 पे लाई करेगा, और लोअर हमारा T12 पे लाई करेगा, तो हमको इससे एक्सटेंशन भी समझ आता है हमारे लंग्स का। अब मीडियली क्या है, इंटरनल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पर ये असेंड करेगा अपेक्स ऑफ लंग तक, और बाद में वो डिसेंड करेगा लेटरल टू ट्रेकिया, और वो मीडियास्टिनल प्लूरा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू हो जाएगा। रिलेशन में क्या आता है, इसके आगे आते हैं सबक्लेवियन आर्टरी और स्कैनियस एंटीरियर मसल, पीछे आते हैं नेक को फर्स्ट रिब और स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर लाई करेंगे, लेटरल में आएगा स्कैनियस मीडियस मसल, और मीडियल में आएगा हमारा लार्ज वेसल्स ऑफ नेक, क्योंकि हमें पता है हार्ट मीडियल सरफेस पे होगा, तो जितने भी वेसल्स हैं वो ज्यादातर मीडियल साइड पे ही रहने वाली है। अब ये जो है एक सेक्शन है, अब इसको हमने क्या है सेकंड जो रिब है उस पे काटा है, और हमने उल्टा करके देख रहे हैं, तो हमें नीचे देख सकते हैं कि नीचे इंटरकोस्टल स्पेस के नीचे फर्स्ट रिब है, मीडियल साइड पे हम देख रहे हैं कि आर्टरी और वेसल्स हैं, लेटरल साइड पे हम देख रहे हैं कि हमारे मसल्स प्रेजेंट है, तो इससे हमको इसका स्ट्रक्चर समझ आता है। फिर एक एनाटॉमिकल वेरिएंट होता है, मतलब सब में प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ 17% में 20% में ही प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेनिनस मिनिमस मसल, सब में प्रेजेंट नहीं होता है।
अब C5, C6 या C7 वर्टिब्रा के एंटीरियर के ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर बॉर्डर से आएगा और ये इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पर ये जाके लगेगा। अब वहां कहा, जो इन फर्स्ट रिब का सबक्लेवियन ग्रुप है उसके पीछे इनर बॉर्डर पे। ठीक है, अब इसका दिक्कत क्या है इसकी, कि जब हमारा क्या होता है कि सर्वाइकल प्लूरा और सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है उनको और टेंस कर देता है, ये खींच देता है। अब जब हम एक कंडीशन होती है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसमें क्या है हमारे नर्वस वेसल्स का जो फर्स्ट रिब और क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट है उनका कंप्रेशन हो जाता है। अब अगर ये मसल उनमें प्रेजेंट हुई तो ये और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। फिर आया मीडिएशनल पार्ट, तो ये लेटरल बॉडी ऑफ बाउंड्री ऑफ मीडियास्टम बनाता है और ये कंटिन्यूस कवरिंग है अबव द लेवल ऑफ हाइलम ऑफ लंग फ्रॉम स्टर्नम एंटीरियर, और पीछे है वर्टिब्रा, आगे है स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रा है, अबव द लेवल ऑफ हाइलम ये कंटिन्यूस कवरिंग है। और राइट साइड पे क्या होता है कि ये कवर करता है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को, अपर पार्ट ऑफ सुपियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, ट्रेकिया और इसोफेगस। लेफ्ट में ये कॉमन एओर्टिक आर्च, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक डक्ट और इसोफेगस, इनको कवर करता है। अब इसको याद कैसे करना है कि मेजर जो वेन्स होंगी वो राइट साइड पे होगी और मेजर जो आर्टरीज होंगी वो लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, इसोफेगस दोनों साइड पे, ट्रेकिया सिर्फ राइट साइड पे है। ठीक है, अब राइट साइड पे कौन सी वेन आई, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, तो अगर राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है तो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी होगी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब बड़ी आर्टरी बड़ी वेन कौन सी है, सुपीरियर वेन के बाद, तो उसका अपर पार्ट जो होगा राइट साइड में होगा। इसके अलावा अजाइगस वेन है, उसका जो टर्मिनल पार्ट है वो भी राइट साइड में होगा। फिर लेफ्ट साइड में हमें आर्टरी अगर मेजर बात करें तो एओर्टिक आर्च है। ठीक है, और हमारी लेफ्ट जो कॉमन करोटिड आर्टरी है या लेफ्ट या फिर हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है। अब अजाइगस वेन राइट में है, थोरेसिक डक्ट लेफ्ट में है। ठीक है, अब दो लेफ्ट साइड में दो नर्व भी है, फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व। ठीक है, तो इससे हमको जो मीडियास्टम जिन जिन स्ट्रक्चर्स को राइट और लेफ्ट साइड में कवर कर रहा है वो हम याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम डायसेक्शन करते हैं तब हमको वो क्लियर हो जाता है ज्यादा। एट द रूट ऑफ लंग क्या होता है कि ये एक ट्यूब या स्लीव बनाता है जो कि हाइलम के स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज करता है और वहां पे ये विसरल प्लूरा के साथ कंटिन्यूस हो जाता है। अब जो विसरल प्लूरा है वो भी एक सीरस मेम्ब्रेन है, ये टाइटली कवर करती है लंग के स्ट्रक्चर, मतलब उसके सरफेस और फिशर को, एक्सेप्टेड द हाइलम और पल्मनरी लिगामेंट अटैचमेंट, जहां पे ये पैराइटल प्लूरा में ट्रांजिशन करती है और ये लंग से फॉर्मली अडहेरेंट है और उससे सेपरेट नहीं की जा सकती है। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एट द रूट ऑफ हाइलम ये हमारा पैराइटल प्लूरा में कॉन्टिन्यूस हो रहा है। फिर आया पैराइटल प्लूरा रिसेस, जिसकी हमने पहले बात की थी। एक रिसेस मतलब खाली जगह, रिजर्व स्पेसेस, जहाँ पे क्या है लंग एक्सपैंड करता है। तो दो होते हैं मतलब दो कोस्टो डायफ्रामेटिक होते हैं और एक कोस्टो मीडियास्टिनल होता है। कोस्टो मीडियास्टिनल हमारा कहाँ है, हार्ट के पास, कार्डियक नोच के पास प्रेजेंट होता है। अब ये फिल्ड होता है इवन क्वाइट ब्रीदिंग पे भी, और ये नोटिसेबल होता है कार्डियक नोच पे। और कोस्टो डायफ्रामेटिक होता है 8 to 10th रिब पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे ये होता है। कोस्टल और डायफ्रामेटिक जो प्लूरा के बीच में होता है, और इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये एक्सपिरेशन में हमको दिख सकता है, क्योंकि इंस्पिरेशन में लंग्स इसके अंदर एक्सपांड कर जाते हैं। जैसा हम इसमें देख सकते हैं 8, 9, 10th हमारा रिब्स, डायफ्रामेटिक प्लूरा और कोस्टल प्लूरा के बीच में कोस्टल डायफ्रामेटिक रिसेस, और यहाँ हमारा जो कार्डियक नोज है वहां हमारा होगा मीडियास्टिनल रिसेस। सेम इधर हम देख सकते हैं, इधर हमको ज्यादा क्लियर हो रहा है, कोस्टो मीडियास्टिनल, कोस्टो डायफ्रामेटिक। अब हमको पता है कि नर्व सप्लाई क्या है प्लूरा की, पैराइटल की क्या है और विसरल की क्या है, इंटरकोस्टल नर्व्स और फ्रेनिक नर्व हमारी पैराइटल की है, क्योंकि ये हमारे सोमेटोप्लूरिक लेयर से बना है, या लेटरल, जिसको हम मतलब ये किसका पार्ट होता है, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म का।
और जो विसरल पार्ट है वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर से बना है, जो ऑफ लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म, जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इंटरकोस्टल नर्व क्या होती है, कोस्टल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक प्लूरा को कवर करती है। ठीक है, मतलब बाहरी पार्ट जो होगा वो इंटरकोस्टल नर्व करेगी और अंदरूनी मीडियस्टल और सेंट्रल डायफ्रामेटिक एरिया फ्रेनिक नर्व कवर करेगी। अब विसरल के केस में क्या रहता है, उसमें तो क्या आएगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक में T2 टू T5 गैंग्लिया। अब हमको ये पता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट को तेज करता है, बाकी सब रिलैक्स कर देता है, तो ये ब्रोंको डायलेटेशन करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक जो कि हमारे वेगस नर्व से है, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा और ये ग्लैंड्स के लिए सिक्रीटो मोटर रहेगा। अब ये जो नर्व्स हैं वो ब्रोंकियल वेसल के अकम्पनी करती हैं, जैसा हम इसमें देख सकते हैं। C3, C4, C5 जो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस है, वहां से हमारी आई फ्रेनिक नर्व उसके बाद गई, ये हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम को भी सप्लाई कर रही है, और हमारे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक प्लूरा है और मीडियास्टिनल प्लूरा को भी सप्लाई करती है। फिर ब्लड वेसल और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्लूरा, हमको पता है पैराइटल प्लूरा का क्या होगा, थोरेसिक वॉल से जैसा होगा, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, और वीनस ड्रेनेज कहाँ से होगा, अजाइगस वेन और इंटरनल थोरेसिक वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा इंटरकोस्टल नोड्स, इंटरनल मेमोरी नोड्स, पोस्टीरियर मीडियस्टल नोड्स और डायफ्रामेटिक नोड्स। विसल का हमारा सब ब्रोंकियल है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन और ब्रोंकोपल्मोनरी या फिर हाइलर्निक नोड। इसमें हम जो लिम्फेटिक ड्रेनेज का एक देख सकते हैं। फिर फैक्ट्स हैं कुछ, जैसे कि जो हमारे पेराइटल प्लूरा है वो क्या है, लंग एक्सपेंशन को लिमिट करता है, और जो हमारी विसरल प्लूरा है वो लंग के यूनियन में मूव करता है। अब प्लूरल कैविटी क्या होती है, सीरस फ्लूइड होता है। सीरस फ्लूइड क्यों चाहिए, जो हमारा नॉर्मल स्मूथ मूवमेंट हो लंग्स का, दोनों उसके लिए हमको चाहिए। अब कुछ आते हैं वल्नरेबल एरियाज। वल्नरेबल एरियाज मतलब कि जो प्लूरा के पार्ट थोरेसिक केज के एक्सटर्नल होंगे, तो वो जब भी कोई ट्रॉमा होगा तो वो सबसे ज्यादा चांसेस है उनको डैमेज होने के। तो इनमें क्या क्या आता है, हमको ये पता है कि अपर पार्ट में जो हमारा सर्वाइकल प्लूरा है वो फर्स्ट रिब से ऊपर आ रहा है, तो ये थोरेसिक केज से बाहर है, तो राइट और लेफ्ट सर्वाइकल प्लूरा। फिर कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, राइट और लेफ्ट, कोस्टो मतलब रिब, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा। ठीक है, इन दोनों के बीच का राइट साइड और लेफ्ट साइड जहाँ पे हमारा अपर पोल ऑफ किडनी प्रेजेंट है, वहां पे ये वल्नरेबल एरिया मतलब मोर प्रोन टू इंजरी। और राइट जीफी कोस्टल एंगल, वहां पे भी ये प्रोन टू प्लूरल इंजरी है। अब एक आता है पैरासेंटेसिस थोरेसिस मतलब प्लूरल टैप, जब हमारा प्लूरल कैविटी में फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हम इसमें एक टैपिंग करते हैं, इसमें से हमारा जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और इसमें दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो अपर इंटरकोस्टल स्पेस का अपर बॉर्डर है, वहां पे हमारी मेजर इंटरकोस्टल नर्व एंड वेसल प्रेजेंट है। तो अगर हमने अपर पार्ट में पंचर कर दिया तो हमारी नर्व एंड वेसल डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हमें प्लूरल टैप में ध्यान देना है कि हम सिर्फ लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस पे पंचर करें, ना कि अपर बॉर्डर पे। फिर हम बात करते हैं मेजर हमारे जो लंग्स हैं, तो जो सरफेस मार्किंग है वो प्लूरल पैराइटल प्लूरा से सिमिलर है। अब लंग्स क्या होते हैं, पेयर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, थोरेसिक कैविटी में मिलेंगे। हर लंग अपनी एक प्लूरल कैविटी में इमेजिनेटेड होगा। ये सेपरेटेड होते हैं मीडियास्टम से। टेक्सचर, जब हम हाथ लगाएंगे ना, एक स्पंज जैसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। अब यंग में क्या होता है, ये ब्राउन या ग्रे कलर का होता है। ओल्डर में ये मोटल्ड ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब ब्लैक कलर के धब्बे धब्बे से ऐसे आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन पार्टिकल डिपोजिशन हो जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि औरतों में ऐसा नहीं होगा, औरतों में भी हमको अपने बोलते हैं औरतें स्मोकिंग नहीं करती, तो वहां में जो अपने एयर में पोल्यूशन है उस वजह से, या फिर जो हमारा चूल्हे से वो धुआं निकलता है उस वजह से औरतों में भी हो सकता है। इवन औरतों या नॉन स्मोकर में भी मोटल ब्लैक अपीयरेंस हो सकता है। वेट जो होता है,
राइट लंग जो है 50 से 100 ग्राम हेवियर होता है लेफ्ट लंग से, क्योंकि उसमें एक लोब ज्यादा है। लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब है, राइट लंग में हमारे 3 लोब है, तो राइट वाला ऑब्वियसली हमारा ज्यादा हैवी होगा एज कम्पेयर। अब क्या रहता है कि जो हमारा ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है लंग का। राइट लंग में हमारे 3 लोब है, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। लेफ्ट में हमारे 2 हैं, अपर लोब और लोअर लोब, और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लिंगुला कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो राइट वाले में 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। लेफ्ट वाले में सिर्फ ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक दोनों में सिमिलर रहता है, इनका एक्सटेंशन भी सिमिलर है। हॉरिजॉन्टल सिर्फ राइट में रहता है। ठीक है। अब फीचर क्या रहता है, लंग जो है कॉनिकल होता है। अपेक्स जो होता है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होगा मीडियल क्लेविकल के, जैसा कि हमने सर्वाइकल फ्लोरा में देखा था। बेस जो होगा डायफ्राम पे रेस्ट करेगा। 3 बॉर्डर हैं, आगे, पीछे और इंफीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। 2 सरफेस हैं, कॉस्टल जो कि कन्वेक्स वाला है, मीडियल जो कि 2 में डिवाइडेड है, वर्टिब्रल और मीडियस्टिनल। बॉर्डर और सरफेस, जो एंटीरियर बॉर्डर है वो थिन है, और जो राइट लंग का बॉर्डर है वो वर्टिकल है। लेफ्ट लंग का जो है वो कार्डियक नॉच बना रहा है बिलो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो थिक होता है, अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम होता है C7 टू T10। इंफीरियर बॉर्डर है वो सेपरेट करता है कोस्टल और मीडियल सरफेस को। अब जो मीडियल सरफेस है हमने बताया था 2 पार्ट है, वर्टिब्रल पार्ट और मीडियस्टिनल पार्ट। नाम से समझ आ रहा है, वर्टिब्रल पार्ट वर्टिब्रा से, इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल से रिलेटेड हो। मीडियस्टिनल पार्ट में हमारे मीडियस्टिनम है, तो वहां पे हमारे इंप्रेशन होंगे हार्ट और ग्रेट वेसल जो हाइलम के अराउंड प्रेजेंट है उनके। अब फिशर और लोब की बात करते हैं। राइट लंग में हमारे 2 फिशर हैं, ओब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है। अब उनका हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारा ओब्लिक फिशर पीछे से आ रहा है और हॉरिजॉन्टल फिशर आगे से जा रहा है। इसको हम आगे बेहतर तरीके से समझते हैं कि हम ना 3 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं जो हमारा, हम पहले ओब्लिक फिशर की बात करें दोनों लंग्स की। जो हमारा T3 वर्टिब्रा है उसके 2 सेंटीमीटर लेटरल जाएंगे। ठीक है, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल पे। ये हमारा पॉइंट ए हो गया। फिर मिड एक्सिलरी लाइन पे 5th रिब पे ये हमारा पॉइंट बी हो गया। अब ये जो मिड एक्सिलरी लाइन 5th रिब पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर भी इसके वहां पे आएगा। अब पॉइंट सी जो है हमारा आगे की तरफ होगा 6 कोस्टल कार्टिलेज से 7.5 सेंटीमीटर मिड लाइन से एंटीरियर चेस्ट वॉल पे। तो हमको क्या समझ आ रहा है कि ऑब्लिक फिशर का हम कैसे ले रहे हैं, T3 के साइड में, फिर 5th रिब, फिर आगे 6th रिब। और क्या हो रहा है कि राइट और लेफ्ट में दोनों में सेम है, तो हमको एक एक्सटेंशन इसका समझ आ रहा है। अब हमको ये दिखने को मिल रहा है कि जो हमारा मिड एक्सिलरी लाइन पे 5th जो हमारा बी पॉइंट था, वहां पे हमारा इसका हॉरिजॉन्टल फिशर का पॉइंट वहां पे एक्सटेंड करता है, मतलब मीट करता है। तो मतलब क्या है कि हमारा बी पॉइंट और हमारा पॉइंट ई मीट कर रहा है, और हमारा पॉइंट डी है फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लंग। मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो एंटीरियर जो हमारा वॉल है वहां से चालू हुआ। कहाँ से, फोर्थ हमारा कोस्टल कार्टिलेज से, और वहां से ये जा रहा है हमारा फिफ्थ जो रिब है वहां के मिड एक्सिलरी लाइन तक। हमको ये पता है कि जो हमारा कोस्टो वर्टिब्रल पूरा था वो राइट और लेफ्ट पे क्या है, कंटिन्यूस था 4th रिब तक। वहीं से अगर उसके अंदर तरफ देखेंगे तो वहां से हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर चालू होगा। अब आते हैं मीडियस्टिनल सरफेस पे। तो राइट और लेफ्ट लंग में क्या क्या हमको स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसका एक तरीका है। हमको पता है कि हार्ट, वेन, आर्टरी और नर्व, और हमारा ट्रेकिया सर्विक्स, हम इसकी बात करेंगे। इसके अलावा कोई और है नहीं चीज वहां पे। तो सबसे पहले हम नर्व की बात करते हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है, तो पहले करते हैं। वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, दोनों तरफ राइट लेफ्ट। ठीक है। पर लेफ्ट साइड में एक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी होगा जो कि राइट साइड में नहीं होगा। फिर बात करते हैं ऐसी चीज, एक और चीज जो कॉमन है दोनों में, ईसोफेगस दोनों साइड होगा। ठीक है। अब एक चीज है जो
राइट साइड होगी और एक चीज है लेफ्ट साइड। अजाइकस वेन हमारी राइट साइड होगी, थोरैसिक डक्ट हमारी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, अब ट्रेकिया हमारा सिर्फ राइट साइड होगा, जैसा हमने पहले पढ़ा था जब हम मीडियसनल प्लूरा की कवरिंग पढ़ रहे थे कि इस स्ट्रक्चर को कवर कर रही है। अब हम हार्ट की बात करें, क्योंकि मीडियसनल में हमारा हार्ट आता है, तो राइट साइड में क्या आएगा? राइट एट्रिया, ऑरिकल, छोटा सा पार्ट राइट वेंट्रिकल का, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का लोअर पार्ट और इंफीरियर वेना का। ये हमारे राइट के स्ट्रक्चर हो गए। अब लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट हार्ट के पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इनफंडिबुलम, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। और क्या होगा? हमारा पल्मोनरी ट्रंक होगा, आर्च ऑफ एओर्टा होगा, मतलब हमारी ग्रेट वेसल्स जो हो गई। फिर हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होगा, और उसके बाद हमारी आर्टरीज में क्या आएगा? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इससे हमको याद करने में आसानी होती है कि राइट साइड में क्या होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा। हम अजाइगस और थोरेसिक को एक साथ लेके चल सकते हैं कि अजाइगस राइट में, थोरेसिक लेफ्ट में, ईसोफेगस दोनों में, ट्रेकिया सिर्फ राइट में। फिर राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन हमारे राइट साइड में है। एलवी है, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी लेफ्ट साइड में है। नर्व्स हमारी वेगस फ्रेनिक दोनों में है, और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व लेफ्ट साइड में है। इसे हमको, और राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक वेन है तो लेफ्ट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक वेन होगी, तो इससे हमको नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका याद करने में हेल्प होता है। अब यही स्ट्रक्चर हमको इसके मार्किंग में हेल्प करेंगे। हाइलम दोनों में होंगे। ठीक है, अब इसमें पल्मोनरी ट्रंक है, तो ये कौन सा होगा? लेफ्ट लंग। पल्मोनरी ट्रंक है, आर्च ऑफ एओर्टा है, सबक्लेवियन आर्टरी है, थोरेसिक डक्ट है, ईसोफेगस है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल आर्टरी है, फ्रेनिक नर्व है, और हमारा वेगस नर्व है। ठीक है, तो इसको हमको, और पीछे क्या आ गया हमारा? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ऊपर हमारा आर्च ऑफ एओर्टा, पीछे हमारा ईसोफेगस। ट्रेकिया नहीं है तो मतलब लेफ्ट साइड का है। अब वही हमारा राइट साइड का देखें। ठीक है, तो ट्रेकिया है, वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, रिकरेंट एंजियो नहीं दिख रही, राइट है। ठीक है, हमारा वेनस स्ट्रक्चर ज्यादा दिख रहे हैं तो राइट है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है, तो इससे हमको, और हमको आर्च ऑफ अजाइगस वेन भी दिख रहा है, तो इससे हमको अंदाजा लग गया कि राइट में कौन से स्ट्रक्चर है, लेफ्ट में कौन से स्ट्रक्चर है। अब रूट ऑफ लंग। रूट ऑफ लंग क्या होता है? एक छोटा सा ब्रॉड सा पेडिकल है जो कि मीडियल सरफेस ऑफ लंग को मीडियास्टम तक कनेक्ट कर रहा है। अब ये कहाँ होगा? T5 टू T7 के अपोजिट होगा, और जो भी स्ट्रक्चर या तो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं हाइलम से, वो इसमें होंगे। अब इसमें क्या होते हैं? अब इसका एक निमोनिक है, BPPB। ठीक है, उसके हिसाब से इसमें होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में होगा प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट लंग में होगा एप आर्टीरियल या हाइपार्टीरियल ब्रोंकाई। अब क्या होता है ना कि अगर अब राइट लंग में दो चीजें हैं तो लेफ्ट लंग को भी दो चीजें देनी पड़ेंगी। तो ब्रोंकियल वेसल जो है दो होती है लेफ्ट साइड में और एक होती है राइट साइड में। ठीक है, तो अब तो ब्रोंकाई हुआ। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हुई, पल्मोनरी वेन हुई। ठीक है, अब फिर आया ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकियल पे, क्योंकि दो है एनाटॉमिकल आर्टरीज या न्यूट्रिशन, सॉरी एनाटॉमिकल नहीं, न्यूट्रिशनल आर्टरीज, और दो है फंक्शनल आर्टरीज। फंक्शनल होगी पल्मोनरी, न्यूट्रिशनल होगी ब्रोंकियल। अब आर्टरी है तो वेन भी होगा, पल्मोनरी नर्व, ब्रोंकियल वेन्स। फिर नर्व में पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो BPPA। ठीक है, अब ए में सारा है ये, एंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस, लिम्फेटिक्स, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड, और लूज एरियोलर टिश्यू जो कि कुशन की तरह सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करेगा। अब इससे हम ये दो निमोनिक जो है BPPA, ये दोनों साइड सिमिलर रहेगा। ठीक है, राइट लंग में क्या है? ब्रोंकाई, इसमें आएगा एपार्टीरियल ब्रोंकस, हाइपार्टीरियल ब्रोंकस। हम इसको पोस्टीरियर टू एंटीरियर की बात कर रहे हैं, पीछे से आगे। ठीक है, और क्या आएगा? ब्रोंकियल वेसल्स,
पोस्टीरियर पल्मनरी प्लेक्सस अलोंग द पोस्टीरियर वॉल्स। ठीक है, तो बी और बी साथ में है, ब्रोंकाई भी और ब्रोंकियल वेसल्स भी उधर ही आ गए। ठीक है, और पल्मनरी का जो नर्व का प्लेक्सस था वो भी उधर ही आ गया। फिर आया पी, पल्मनरी आर्टरी, ये दो ब्रोंकाई के बीच में होता है। फिर आया पल्मनरी वेन, इसमें पल्मनरी वेन में दो आते हैं, सुपीरियर पल्मनरी वेन, इंफीरियर पल्मनरी वेन। इंफीरियर पल्मनरी वेन हमारे एंटीरियर पार्ट में होगा। इसके अलावा ए, एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सस, जो हमारा ब्रोंकियल वेसल्स के साथ था वो हमारा पोस्टीरियर पल्मनरी प्लेक्सस था। अब आया हमारा एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सस, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स, ये एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब हमने हमने किसकी बात की, राइट साइड की, क्योंकि हमने दो ब्रोंकाई की बात की, क्योंकि दो ब्रोंकाई क्यों, लोब्स तीन है उसमें, तो ब्रोंकाई ज्यादा है। ठीक है, ये कोई मतलब वो लॉजिक नहीं है, वो याद करने के लिए सही है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि ऊपर जो व्हाइटिश है राइट वाले में वो है एपार्टीरियल, नीचे आ गया हाइपार्टीरियल, दोनों के बीच में पल्मनरी आर्टरी, आगे की तरफ आ गया हमारा सुपीरियर और इंफीरियर पल्मनरी वेन्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे आगे पीछे वो पोस्टीरियर में ब्रोंकियल वेसल्स। ठीक है, और अब हम बात करेंगे, सेम हमारा रहेगा लेफ्ट में, पर क्या फर्क आएगा, ब्रोंकस एक ही है, उसमें ब्रोंकियल वेसल्स और पोस्टीरियर पल्मनरी प्लेक्सस जैसा हम उसमें आया था। पी से पल्मनरी आर्टरी जो कि ऊपर होगी ब्रोंकस के, उसमें क्या था, दोनों ब्रोंकस के बीच में थी, इसमें ऊपर होगी, मिडिल एरिया में होगी। पल्मनरी वेन्स भी दो हैं, दो सुपीरियर पल्मनरी वेन, इंफीरियर पल्मनरी वेन। फिर एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सस, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट्स में लोकेट होगा। तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है, डिफरेंस क्या है कि राइट में दो ब्रोंकस है, एक ब्रोंकियल आर्टरी है, लेफ्ट में एक ब्रोंकस है, दो ब्रोंकियल आर्टरी है। और राइट में क्या है, दोनों ब्रोंकस के बीच में है हमारा पल्मनरी आर्टरी, लेफ्ट में क्या है, ब्रोंकस के ऊपर है। ये हमको रियल जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा दिखता है, और ये मेजरली हम फील करके ज्यादा पता कर सकते हैं एज कम्पेयर टू देखने से, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर का अंदाजा ज्यादा लगता है। अब रिलेशन क्या होता है रूट के, आगे की तरफ क्या होगा, मतलब कि ये जो हमने वहां पे मार्किंग देखी थी ना उससे सिमिलर ही है। दोनों साइड में कॉमन क्या है, फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स, एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सस। राइट साइड में क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा, अ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। पोस्टीरियर में क्या होगा, जो दोनों साइड में कॉमन है, वेगस नर्व, पोस्टीरियर पल्मनरी प्लेक्सस। लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग thoracic aorta, सुपीरियर में राइट साइड में टर्मिनल पार्ट ऑफ द जाइगस वन, लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ एओर्टा, इंफीरियरली पल्मनरी लिगामेंट। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हमने आगे भी बात की थी। अब राइट लंग और लेफ्ट लंग में डिफरेंस क्या होता है, राइट लंग छोटा होता है, मोटा होता है, लेफ्ट लंग लंबा होता है, नैरो होता है। ठीक है, अब जो राइट लंग है बड़ा होगा, हैवियर होगा, लेफ्ट लंग जो है स्मॉलर होगा, लाइटर होगा। राउंड जो है 700 ग्राम होगा राइट लंग, 600 ग्राम होगा लेफ्ट लंग। फिर आया जो राइट लंग है उसका एंटीरियर बॉर्डर स्ट्रेट होगा, लेफ्ट वाले का एंटीरियर बॉर्डर इंटरप्टेड होगा क्योंकि कार्डियक नॉइज प्रेजेंट है। राइट लंग में कार्डियक इंप्रेशन नहीं होगा, लेफ्ट लंग में डीप होगा। राइट लंग में लिंगुला नहीं होगा, लेफ्ट लंग में लिंगुला होगा। राइट लंग में दो फिशर है, 3 लोब, लेफ्ट लंग में एक फिशर है, 2 लोब। अब आर्टीरियल सप्लाई, हमने बात की ब्रोंकियल आर्टरी नहीं होंगी, न्यूट्रिशन देंगी। राइट साइड में एक ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकियल आर्टरी। राइट साइड वाली जो है पहली 3 जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है उधर से निकलती है, लेफ्ट साइड जो है डायरेक्ट डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से निकलती है। अब जो लेफ्ट साइड में दो है, अपर आर्टरी और लोअर आर्टरी, T5 के जो अपोजिट होगा वो अपर आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस के जो बिलो होगा वो लोअर आर्टरी। फिर पल्मनरी सर्कुलेशन हमारा फंक्शनल सप्लाई है, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स तक, पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हार्ट तक। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई बार नहीं वैसे, कि ब्रोंकियल और पल्मनरी आर्टरीज के बीच में एक प्री कैपिलरी अनास्टोमोसिस होता है। अगर कोई डिजीज है लंग की, या कोई मतलब लंग की क्या, अगर इनमें से एक भी ऑब्स्ट्रक्टेड है तो दूसरे एनलार्ज हो जाएगी किसी बीमारी में। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं वीनस ड्रेनेज में क्या आता है
कि जो अपर एयरवेज है उसको वो ड्रेन करेंगे ब्रोंकियल वेन्स में। जो राइट ब्रोंकियल वेन्स है वो जाएंगे अजाइगस वेन में, लेफ्ट वाली जाएगी हेमी अजाइगस वेन में। पल्मोनरी वेन जो जाएंगी वो हमारे वीनस ब्लड बनाएगी, लंग से जा रहा है जो मतलब हार्ट में जाएगी। इससे हमको स्ट्रक्चर समझ आता है। राइट साइड इज अजाइगस, लेफ्ट साइड इज एसेसरी इज हेमी अजाइगस। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या आता है हमको पता है, ब्रोंकियोपल्मोनरी या लिम्फ नोड्स। अब इसमें सुपरफिशियल भी एक आता है और डीप आता है। सुपरफिशियल क्या होता है, लंग का टिश्यू जो प्लूरा के अंडर है उसको करेगा। सुपरफिशियल मतलब क्या, ऊपर। डीप मतलब क्या, अंदर। अंदर में क्या है, ब्रोंकाई ट्री, ब्रोंकियल ट्री, वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू है। डीप वाला वहां करेगा, सुपरफिशियल वाला ऊपर करेगा। तो सुपरफिशियल वाला लंग की मार्जिन और फिशर पे फिशर जो हाइलम तक जा रहे हैं वहां ट्रेवल करेगा, और जो डीप वाला है हाइलम पे ट्रेवल करेगा डायरेक्टली। अब सुपरफिशियल में न्यूमरस वर्ल्स होते हैं, डीप में एक कुछ होंगे या नहीं होंगे। कनेक्शन हो सकते हैं डीप और सुपरफिशियल के पाथे के बीच में, पर उसमें फिर बीमारी होगी। बीमारी के केस में दोनों में कनेक्शन हो सकते हैं। नर्व सप्लाई में आ गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व, सिंपैथेटिक T2 to T5 गैंग्लिया। मोटर में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन पैरासिम्पैथेटिक केस में, और गैंग्लिया और सिक्रीशन स्टिमुलेट करेगा। सेंसरी में कफ और स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस। सिंपैथेटिक में आएगा ब्रोंकोडायलेटेशन। अब ये बेसिस है कि जब अस्थमा होता है तो हम एड्रेनर्जिक ड्रग देते हैं तो ब्रोंकोडायलेट होता है तो हमको सिंपैथेटिक रिलीफ मिलता है। फिर आया पल्मोनरी प्लेक्सस, जो हम बोल रहे हैं पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये रूट ऑफ लंग पे है और ये फॉलो करते हैं ब्रोंकाई वेसल को, ब्रोंकाई और वेसल को लंग के अंदर। इससे हम देख सकते हैं ये हमारी नर्व सप्लाई है। फिर आया ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, हमारा क्या रहता है, नोज, ओरल कैविटी, उसके बाद क्या आया हमारा फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा टीफ और वर्टिब्रा पे बाइफरकेट करेगा, उसको हम पॉइंट को बोलते हैं कराइना। अब उसके बाद आता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, शॉर्टर होता है और वाइडर होता है, और ये वर्टिकल ज्यादा होता है। लेफ्ट वाला डबल होगा इसका, 5 सेंटीमीटर लंबा और नैरोवर होगा। तो जैसे लंग की तरह से, लंग क्या था, छोटा और मोटा, वाइडर, शॉर्ट एंड वाइड। वो और लेफ्ट वाला क्या था, लॉन्ग एंड नैरो। सेम इसके साथ भी, ब्रोंकस के साथ भी ऐसा ही है। राइट वाला ज्यादा वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल है तो फॉरेन बॉडी के जाने के चांस इसमें या इन्फेक्शन के जाने के साथ इसमें ज्यादा है। एंगल ये 25 डिग्री का बनाएगा ट्रेकिया के साथ, और लेफ्ट वाला 45 डिग्री का बनाएगा ट्रेकिया के साथ। जैसा कि हम अब इसमें क्या और देख सकते हैं हम कि ब्रोंकाया आया, फिर आया सेगमेंटल ब्रोंकस, फिर आया 16 जनरेशन ऑफ सेगमेंटल ब्रोंकस। ये जो 16 जनरेशन रहते हैं ये एयरवे की तरह काम करते हैं, यहाँ कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। तो उसके बाद आता है हमारा टर्मिनल ब्रोंकियल। टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के बाद आता है हमारा एल्वोलर सैक और एल्वुलाई, जहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, और इसमें एक सर्फेक्टेंट भी प्रेजेंट रहता है जो इलास्टिक रिकॉइल को, वो मतलब उसको क्या, चिपकने से हटाता है कि वो अपने स्ट्रक्चर मेंटेन कर ले। तो अब इसमें क्या रहता है कि जो एयरवे है ना उसमें अपना कार्टिलेज वगैरह होगा। टर्मिनल ब्रोंकियल से कोई कार्टिलेज नहीं होगा, कोई ग्लैंड नहीं होगा। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, कैराइना क्राइना से बाइफर्केशन हुआ ब्रोंकस में। ऊपर वाले में क्या गया, राइट मेन ब्रोंकस, मिडल इंफीरियर। लेफ्ट वाले में क्या आएगा, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट इंफीरियर ब्रोंकस। तो उसमें 2 है, उसमें 3 है। फर्दर ब्रांचिंग में सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेक्युलर, पल्मोनरी एल्विलाई में जाते हैं। ये साइट है गैसेस एक्सचेंज का, हम ये देख सकते हैं। फिर आया ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट क्या होते हैं, पिरामिडल शेप फंक्शनल यूनिट्स होते हैं लंग के। तो हर जने का अपना एक सेगमेंटल ब्रोंकस होगा, अपनी एक आर्टरी होगी, पर वेन दोनों के बीच में होगा। 2 सेगमेंट के बीच में वेन आएगी, हर ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट की अपनी वेन नहीं होगी। तो इसमें हर लंग में 10 सेगमेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों में, और ये एनाटॉमिकली थोड़े अलग होते हैं, और ये सर्जिकली सेगमेंटल रिसेक्शन में अलाउ करते हैं। मतलब हमको अगर एक सेगमेंट निकालना तो इसको निकाल लेंगे।
हर सेगमेंट में एक ब्रोंकस होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगी, ऑटोनोमिक नर्व होगी, लिम्फेटिक्स होंगे, पर जो वेन है वो इंटरसेगमेंटल रहेंगे और पल्मोनरी जो वेन है वो ब्रोंकाई को फॉलो नहीं करेगा। वेस्कुलर रिलेशन में पल्मोनरी आर्टरी डोर्सोलेटरल होगा ब्रोंकस से और हर सेगमेंट का अपना होगा, पल्मोनरी वेन इंटरसेगमेंटल होगा। ये हम देख सकते हैं राइट लोब में, लेफ्ट लोब में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेजरली सब सेम ही है, बस इसमें क्या है कि हमारा मिडल लोब है, इसमें हमारा मिडल लोब नहीं है, बाकी सब सेम ही है। इसमें हम देख सकते हैं हमारा पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो फिर हमारा वो बीच में इंटरसेगमेंटल है, इसलिए वो रेड कलर का दिखाया है इसमें। ब्रोंकियल वेन तो बीच में ही है, सेगमेंट के अंदर ही है, पल्मोनरी वेन की बात हो रही है। फिर मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो जो हमारा फेरेंक्स का जो बेस था वो फेरेंजियल वॉल थी, वहां से लेरिंगोट्रेकियल डायवर्टिकुला निकले 4 से 6 हफ्ते में, वो सेपरेट करे इसोफेगस में और इलोंगेट करे, वहां पे बनी हमारी लेरिंगोट्रेकियल ट्यूब। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो लैरिंक्स में कन्वर्ट हुआ 10 हफ्ते, फिर डिस्टल पार्ट जो है ट्रेकिया में कन्वर्ट हुआ, बाइफरकेट हुआ राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट लंग बर्ड और लेफ्ट लंग बर्ड में। फिर उसमें आए राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट में आए 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट में आए 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर इनका डायकोटमस डिवीजन हुआ, टर्शरी ब्रोंकाई बने, लंग एल्वुलाई बने, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज आई 5 से 17 हफ्ते पे, कैनानिकुलर स्टेज आई 16 से 25 हफ्ते पे, टर्मिनल स्टेज स्टेज आई 24 हफ्ते से बर्थ पे, और एल्वुलर स्टेज आई लेट फीटल पीरियड पे 8 साल तक बर्थ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने पूरा पढ़ा वो ग्रेज एनाटॉमी की 41st एडिशन और बीडी चर्च ह्यूमन एनाटॉमी के 8th एडिशन से हमने पूरा ये कंटेंट लिया है। और आप, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।